अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो असल में इंट्रोडक्शन आपको पता है कि आपका जो फर्स्ट लेक्चर होता है, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ होगा आफ्टर आउटलाइन, वो आपका इंट्रोडक्शन होगा। आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप जब आउटलाइन लिख के ख़त्म करते हैं, ये आपकी टॉपिक होती है, टॉपिक की हेडिंग देते हैं आप। मैं अपना एक या 2 ऐसे आपसे शेयर करूँगा जो उसमें आपको पैटर्न पता चल जाएगा, जो मैंने इवन तब फॉलो किया था, ठीक है? यहाँ पे पहले सबसे पहले आप लिखते हैं टॉपिक, जो भी आपकी आंसर कॉपी होती है। एंड आंसर कॉपी का जो हाफ पेज होता है वो आपके पास अवेलेबल होता है ऑलरेडी। द फ्रंट पेज का एक ही जो फर्स्ट पेज है, फ्रंट पे आप नेम लिखते हैं, फिर आप उसको मूव करेंगे तो आपको वहां से स्टार्ट करना होता है। और जस्ट आप उस पे इंट्रोडक्शन एंड थीसिस ही लिख सकते हैं, इतनी स्पेस होती है उसमें। उसके बाद आपने पूरा पेज फ्रंट लिखना होता है, वो खाली नहीं छोड़ना होता। वो मतलब वहां पे जो खड़े होते हैं उन्होंने भी कहा था, और आपने, क्योंकि वो लिखा होता है कि स्टार्ट हेयर, तो वहां से ही स्टार्ट करें, ठीक है? तो वहां पे सबसे पहले आपने टॉपिक लिखना है, कोई भी टॉपिक हो। फॉर एग्जांपल, पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ये आपका टॉपिक हो गया। वो आपने टॉपिक लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपकी दूसरी हेडिंग आएगी, वो होगी आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन या साइनॉप्सिस आप दे सकते हैं इसको। इसमें फिर आपकी आउटलाइन आ जाती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगी, आप रोमन भी यूज कर सकते हो, एंड ये क्या कहते हैं, अरबिक न्यूमेरिकल्स भी यूज कर सकते हो, एबीसी भी यूज कर सकते हो। लेकिन प्रेफरेबल होता है कि जो मेजर हेडिंग्स हैं उसके लिए आप रोमन यूज करें, और नीचे वाले में आप एबीसी या 1 2 3 या रोमन्स भी यूज कर सकते हो, और छोटे वाले आई, डबल आई, इस तरीके से, ठीक है? ये आपका इंट्रोडक्टरी रिमार्क आ जाता है, उसके अंदर ही थीसिस आ जाता है फिर। और इसी तरीके से आपकी ये पूरी आउटलाइन 2 3 4 करके चलती है। एंड फॉर एग्जांपल, आपका जो सेकंड पेज है, ठीक है, ये आपका आ गया फॉर एग्जांपल द फिफ्थ हेडर, कंक्लूजन। या यहाँ पे आपकी आउटलाइन एंड होती है, कंक्लूजन में एक लाइन लिखते हैं, मैं एक लाइन लिखता हूँ, वन लाइन यहाँ पे आ जाएगी, या वन आप सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि इंट्रोडक्टरी रिमार्क देना लाजमी है कि नहीं है, ठीक है? फॉर मी, मैंने दोनों मर्तबा दी थी। लेकिन मैम सलमा से मैंने ये पूछा था कि थीसिस एंड इंट्रोडक्टरी रिमार्क हैं, इनमें फ़र्क क्या है? एक तो ये मुझे कंफर्म करना था स्टार्टिंग में जब न्यू था मैम के पास, ठीक है? दूसरा, क्या दोनों मैंडेटरी हैं देना? तो मैम ने कहा था कि दोनों मैंडेटरी नहीं है वैसे। सीएसएस में दोनों मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वहाँ एक्सप्लिसिटली उन्होंने लिखा नहीं होता कि आपको थीसिस बाहर देनी है। काफ़ी ऐसे हैं जो थीसिस बाहर नहीं लिखते हैं, लेकिन उनका ऐसे पास हो जाता है। मतलब थीसिस एंड इंट्रोडक्टरी रिमार्क बोथ जो हैं आपके ऑप्शनल्स हैं, लेकिन अगर थीसिस आप देते हो तो फिर आप एक व्यू दे देते हैं। अब जैसे मैंने जो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन किया था, आपको बताया भी था, तो उसमें मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उनको थीसिस दूँ, ताकि जो चेकर है उसको ये पता चल जाए कि मैं किस फ्रेम में इसको लेके जा रहा हूँ। मैंने इस टॉपिक में से क्या एक मकसद निकाला है, और उस मकसद को मैं प्रूव करने वाला हूँ, वो मेरा थीसिस होता है। तो थीसिस दें लाज़मी मेरे हिसाब से। और इंट्रोडक्टरी रिमार्क और थीसिस में फ़र्क ये होता है कि वो जनरल एक आपकी स्टेटमेंट होती है। इट कैन बी इवन डेफिनिशन ऑफ द टॉपिक, जनरल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेट भी दे सकते हैं। जैसे मैंने मैम के पास लिखा था एक ऐसे, उसमें मैंने यहाँ पे एक लिखा था, वुमेन हरासमेंट की एक स्टेट रिपोर्ट थी। प्यू की, पीईडब्ल्यू रिसर्च सेंटर है अमेरिका का, उसमें कोई रिपोर्ट थी कि 21% वुमेन आर मतलब हरास्ड बाय द अमेरिकन। तो वो सिविलाइज्ड नेशन कहते हैं अपने आप को, फिर भी इतना परसेंटेज वहां पे होता है, तो मैंने वो कोट कर दिया था। सोशल मीडिया हैज बिकम वॉर जोन फॉर कंपीटिंग नैरेटिव्स। हाँ, आप जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं, सोशल मीडिया, हाँ ये ठीक है। लेकिन इसमें वो जो टॉपिक की जो आपकी मतलब स्टांस है, वो आपकी थीसिस में आएगी। जो टॉपिक के हिसाब से आपका स्टांस है, वो इसमें आएगा। स्टांस आपका शो नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्टरी रिमार्क। बस ये फ़र्क करना है आप खुद। अगर कन्फ्यूज़ होते हो तो फिर इंट्रोडक्टरी रिमार्क को छोड़ दें, जस्ट थीसिस लिखें डायरेक्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो जहाँ पे जैसे ही आपका ये थीसिस फॉर एग्ज़ाम्पल एंड होता है, और ये वन लाइन कंक्लूजन की आपकी एंड होती है, तो फिर मेरा जो हुआ था इसमें इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, तो वो ऑलमोस्ट वन साइड ऑफ जो आधी होती है, और पूरी एक साइड कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया था। और लास्ट ईयर ये हुआ था कि
2-3-4 लाइनें बचती थी, तो मैंने वो छोड़ दी थी। कुछ टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि वहाँ से ही स्टार्ट कर दें 1 लाइन छोड़ के, लेकिन अगर जस्ट आपकी 2 या 3 लाइन्स बचती हैं, तो मेरे हिसाब से आपको नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है ये है कि इंट्रोडक्टरी जो रिमार्क होती है, वो जनरल स्टेटमेंट होती है, वो डेफिनेशन भी हो सकती है टॉपिक की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉवर्टी की डेफिनेशन लिख दूँ, यहाँ पॉवर्टी का स्टेट दे दूँ जो पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल इतना % पॉवर्टी है, बस। थीसिस स्टेटमेंट में ये बताऊँगा कि पाकिस्तान में पॉवर्टी है एंड उसको हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। मतलब स्टांस जो मेरा होगा टॉपिक पे, वो मेरा थीसिस स्टेटमेंट में शो होगा और इंट्रोडक्टरी रिमार्क में एक जनरल स्टेटमेंट होगी बस। ठीक है? अच्छा, एक टॉपिक कर लेते हैं जो काफ़ियों ने गलत किया था ना, इज़ एआई अ थ्रेट ह्यूमैनिटी? ये सवाल तकरीबन सबने गलत किया है। मतलब एक हेडर आपने मिस किया है, इज़ एआई अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी? वो पहले कर लेते हैं, इसमें क्लियर भी हो जाएगा। मैं उसमें पूरी आउटलाइन जो मेन वेरिएबल्स हैं वो बनाता हूँ। अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, ठीक है? अब इसमें मैंने फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्टरी रिमार्क जो देना है, वो उसमें मेरा इसका स्टांस नहीं शो होगा। इंट्रोडक्टरी रिमार्क फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो मैंने डिजिटलाइजेशन में लिखा था, वही लिख सकते हैं कि एआई इज मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है? ये एक जनरल स्टेटमेंट में, इसमें कोई मेरा स्टांस शो नहीं हो रहा कि एआई क्या थ्रेट है कि नहीं है। ठीक है? अब ये जो स्टेटमेंट में सहमा, इसमें मैंने कोई भी अपना स्टांस शो नहीं किया है। ठीक है? यहाँ पे जो अब मेरा टॉपिक थीसिस स्टेटमेंट आएगा या टॉपिक सेंटेंस आएगा, उसमें मेरा स्टांस शो होगा कि इज इट अ थ्रेट और नॉट। मैं कौन सी साइड को प्रेफर करूंगा, येस वाली या नो वाली? तो वो येस होगा तो येस करके फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ, नो होगा तो नो करके भी कर सकता हूँ। ठीक है? फिर वो जो मेरा स्टांस होगा वो थीसिस स्टेटमेंट में आएगा। थीसिस आपने तकरीबन ठीक बनाई थी, मैं इसके वेरिएबल्स बना लेता हूँ, वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है? एक्सप्लेनिंग एआई, अगर मेरे पास कंफर्म कोई क्या कहते हैं डेफिनेशन नहीं है, तो मैं डिफाइनिंग नहीं लिखूंगा, मैं एक्सप्लेनेशन लिखूंगा। एक्सप्लेनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है? उसके बाद अब ये फॉर एग्जांपल मैंने किया है कि यस इट इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, लेकिन द वर्ल्ड कैन मिटिगेट द थ्रेट बाय टेकिंग सम मेजर्स, मैंने वो दे दी है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मेरा होगा हाउ इज एआई अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी? यस, काउंटर भी दे सकते हैं आप अगर देना चाहते हैं तो। वो मैंने आपको बता दिया था कि काउंटर एंड वो ऑप्शनल है, मैं इसीलिए डायरेक्ट आ रहा था उस पे। ठीक है? काउंटर एआई इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ठीक है? एक पैराग्राफ आप इस पे लिख देंगे, अ काउंटर पर्सपेक्टिव। ठीक है? अब जो फोर्थ होगा उसमें आपके मेजर एड्रेस आएंगे, 6 से 7 आप उसमें दे सकते हैं इसमें अंदर। अब काफियों ने क्या किया था कि इम्पैक्ट्स ऑफ, यहाँ पे लिखा था द इम्पैक्ट्स ऑफ एआई। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, आपने लिखा था इम्पैक्ट्स ऑफ एआई, और फिर आपने किया था कि हाउ टू मिटिगेट, या वर्ल्ड, व्हाट द वर्ल्ड इज डन सो फॉर मिटिगेट दिस थ्रेट, या थ्रेट ऑफ एआई फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे काफियों ने ये भी लिखा था कि व्हाट द वर्ल्ड इज डन सो फॉर। ठीक है? फॉर टू मिटिगेट द इशू वगैरह ये। ठीक है? इसके बाद आपने कर दिया था कंक्लूजन। अब पता है मसला क्या है? अगर आप देखें इम्पैक्ट्स एंड आपके जो थ्रेट्स होंगे, दोनों आप सेम लिखेंगे। एक थ्रेट जो सबसे बड़ा थ्रेट है इसका, वो ये था, आपको मैंने बताया भी था कि टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। ठीक है? ये ले ले आ सकता है, और वही आपका इम्पैक्ट भी है। जॉब ऑटोमेशन वही आपका थ्रेट है एंड वही आपका इम्पैक्ट है।
तो आप सेम चीज बार बार तो नहीं लिखेंगे ना, तो ये वाला यूजलेस था यहाँ पे। यहाँ तो इसको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं होऊंगा तो मैं यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊंगा उसको। मैं ये कहूंगा कि डिस्पाइट बीइंग अ थ्रेट, व्हाई द वर्ल्ड इज यूजिंग एआई। ठीक है, अब एक थ्रेट है तो उसके बाद भी उसके काजेस दूंगा कि एआई क्यों यूज हो रही है, उसमें मेरे रीजंस होंगे। पावर गेम, ठीक है, पावर गेम में मैं ये दे दूंगा कि वेपन्स जितने स्ट्रांग होंगे इसीलिए उसमें एआई यूज हो रही है, सुपर सोनिक वेपन्स आ रहे हैं आपके पास। पावर गेम है, उसमें जीतना है इनको। ठीक है, मोर बेनिफिट, मटीरियलिस्टिक दुनिया हो गई है। अब ऑटोमेशन से ज्यादा स्पीड आती है, स्पीड हो रही है आपकी ऑटोमेशन से, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस हो जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से आप इसमें 5 से 4 फैक्टर ले आए, एक आपका मेजर हेडर इसमें बन रहा है। अब ये आप डेविएट नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही पर्सपेक्टिव जो आप मान रहे हो कि इट इज अ थ्रेट, उसका ये एक एडिंग पॉइंट दे रहे हैं। नहीं ना, देखें काउंटर पर्सपेक्टिव में कि इट इज नॉट अ थ्रेट, उसमें क्या कहेंगे कि मेडिकल फैसिलिटी को उसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया, ई लर्निंग दे दी, वो तो नहीं आएंगे ना यहाँ पे। मतलब एक थ्रेट है वो आपने माना है, अब उसमें कह रहे हो कि एक थ्रेट है मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी दुनिया यूज कर रही है, तो आप कहेंगे पावर गेम। मतलब बेनिफिट जो है वो आप क्या गए, नॉट अ थ्रेट में। लेकिन बेनिफिट्स का रीजन क्या है, मतलब अगर क्या है, क्या कहते हैं, अगर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ओरिएंटेड मोटिव्स जो है ना, वो यहाँ पे मोटिव्स आएंगे असल में। एआई के यूज करने के मोटिव्स क्या हैं, आई बात समझ में? किसने पूछा था? इरफान ने पूछा था ना। शुएब, शुएब क्लियर है ये बात? ठीक है, वो मोटिव्स हैं और वो आपके आउटपुट्स हैं किस्म से। एआई इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, इसमें मैं कहूंगा कि इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया डिजिटल इसको, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को। ठीक है, यहाँ पे मैं वो दूंगा जो हालांकि थ्रेट को भी प्रूव करेंगे। पावर गेम, सुपरसोनिक वेपन्स, थ्रेट, लेकिन फिर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि पावर गेम है, सुपर पावर बनना है अमेरिका को या फिर चाइना को कम्पीट करना है उसके साथ। ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है, ऑटोमेशन के जरिए इनके पास ज्यादा काम हो रहा है, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। इसको मैंने मतलब इन जो क्या कहते हैं पैराग्राफ्स में मुझे उनको एज अ थ्रेट या एज अ बैड थिंग करके दिखाना है। लेकिन जब मैं यहाँ पे काउंटर पर्सपेक्टिव में लिखूंगा तो मेडिकल रिवोल्यूशनाइज हो गया। Thesis is AI is currently a threat to humanity owing to the less understanding of the domain, but the threats can be neutralized provided। हाँ ठीक है, यही तो है इसकी थीसिस आप ऐसे ही बनाएंगे। अगर आपने पर्सपेक्टिव, असल में पता है एआई मतलब जो एक फर्स्ट पर्सपेक्टिव है उसमें आपने एक जो थ्रेट वाला है उसको अगर मानना है यस इट इज अ थ्रेट, तो दूसरी में आपने सॉल्यूशंस देने ताकि आपका वो जो एक पॉजिटिव या एक प्लूरिस्टिक विजन है ना वो आना चाहिए उसके पास। मैं हमेशा ऐसी थीसिस बनाता हूँ जैसे ये बनी हुई है अभी। एआई इज करंटली अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी ओइंग टू द लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेन, बट द थ्रेट्स आर या कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। उस तरीके से आपने फिर उसको आगे लेके जाना है, उसके सॉल्यूशंस दे देने हैं 4-5। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। जो आज का हमारा सब्जेक्ट था इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं टू एंड फ्रॉम वाला स्ट्रक्चर आपको सिखाना चाहता हूँ क्योंकि आई यूज्ड इट इन बोथ ऑफ द एसेज, और मेरा इंट्रोडक्शन दोनों मरतबा मेरे हिसाब से ऐसे इंट्रोडक्शन का बड़ा इम्पैक्ट होता है। इंट्रोडक्शन एंड आउटलाइन अगर आपकी ठीक है तो आपका ऐसे निकलने का बहुत बड़ा चांस होता है। ठीक है, अब इसका जो जनरल पैटर्न होता है इंट्रोडक्शन का, सबसे पहले आप टू एंड फ्रॉम में क्या करेंगे, टू एंड फ्रॉम स्ट्रक्चर के जरिए जो भी डेवलपमेंट्स है ना इनको टच करेंगे। टचिंग या मतलब जस्ट मेंशनिंग, मेंशन करेंगे द डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग द टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा, या इवन एग्जांपल्स भी कर सकते हो आप। मतलब वैसे जैसे अगर डेवलपमेंटल बेस्ड है तो आप एक या दो डेवलपमेंट को लेके स्पेसिफिकली उन पे ही बात करेंगे। अगर एग्जांपल बेस्ड इंट्रोडक्शन है जो आगे चल के करेंगे, उसमें फिर एक ही एग्जांपल को बैठ के आपने एलेबोरेट करना होगा।
लेकिन टू एंड फ्रॉम स्ट्रक्चर में मैं क्या करता था, क्योंकि डिफरेंट शेड देता था, जस्ट डिफरेंट एग्जांपल्स को टच करता था, मेंशन कर देता बस डेवलपमेंट्स, या फिर आप एग्जांपल्स को जस्ट मेंशन करें कि सीरिया वॉर भी हो रही है, ठीक है, कश्मीर इशू भी हो रहा है, ये मैंने इंटरकल्चर कम्युनिकेशन में बनाया था, और उसी में भी पहले पहले आपने वो एक सिनेरियो बनाना है ना, जो टू एंड फ्रॉम स्ट्रक्चर में एक। अब ये सिनेरियो कैसे बनेगा वो आगे जगह इसके एग्जांपल पे आएंगे। सबसे पहले इसके आएंगे 3 से 4 सेंटेंसेस आएंगे इस पे मैक्सिमम। एक तो बड़ा होगा टू एंड फ्रॉम वाला, उसके आगे इन पीछे वाले उसके लिए डेवलपमेंट बनाएंगे, 3 सेंटेंसेस कर रहे हैं इसके, इस पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्टली, मैं हमेशा डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आता हूं। इसके बाद क्वेश्चंस में मोस्टली 3 तो देता हूं, कभी कभी 4 भी देता हूं। 3 to 4 क्वेश्चंस देंगे, मतलब 4 सेंटेंसेस ये आपके हो गए। अच्छा, कभी कभी डेवलपमेंट को लिंक करना जरूरी होता है, लिंक इट विथ टॉपिक, उसके 1 या 2 सेंटेंसेस की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी मैं इसको स्किप करके क्वेश्चंस के जरिए लिंक बनाता हूं, वो भी दिखाऊंगा कैसे। 2 सेंटेंसेस, कभी कभी एक भी हो जाता है, 1 to 2 सेंटेंसेस आप इस पे देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चंस के बाद आपकी आती है थीसिस, डायरेक्ट थीसिस आप देंगे। जैसे ही क्वेश्चन एंड होंगे आपकी थीसिस आएगी, वो आपका एक सेंटेंस होता है मोस्टली। कभी कभी आप लोग काफी हैं जो 2 सेंटेंस की भी लिखते हैं, तो कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें एक ही सेंटेंस बनाएं। 1 से 2 सेंटेंसेस इसके होंगे। थीसिस, थीसिस जैसे ही पूरा होता है इसके बाद आता है प्लान ऑफ डेवलपमेंट। माइक किसका ऑन है? ओके, ठीक है, इसके बाद है प्लान ऑफ डेवलपमेंट। अब प्लान ऑफ डेवलपमेंट आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन सेंस, अगर आपका ऊपर जो डेवलपमेंट है, जैसे टू एंड फ्रॉम स्ट्रक्चर हो गया, आपने उसको एलेबोरेट किया, इतना लंबा हो गया है कि यू थिंक आपका जो सबसे लेंथीएस्ट पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन ही होगा। ये आपको याद रहे, ये स्ट्रक्चर है ऐसे का कि आपका सबसे लेंथीएस्ट पैराग्राफ इसका इंट्रोडक्शन ही होना चाहिए, सेकंड लेंथीएस्ट आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, और बाकी थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि 7 सेंटेंसेस की हो, वेरी कर सकते हैं, लेकिन बाकियों मतलब कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन से छोटे होंगे। सबसे लेंदी आपका इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, अगर पहले ही लेंदी हो चुका है थीसिस, तो थीसिस पे ही एंड कर दें, नहीं तो प्लान ऑफ डेवलपमेंट दे दें। प्लान ऑफ डेवलपमेंट के लिखने के भी तरीके हैं एक मैडम सलमा का हमने जो फॉलो किया था वो भी आपको बताऊंगा, और उससे पहले मैं फॉलो करता था सर नूर अहमद सम्मो का, वो थोड़ा इजी है, तो वो भी दिखा दूंगा आपको वो किस तरीके से लिखते थे। ठीक है, अब ये 4-5 चीजें जो आपको याद रखनी है, ये आपका हमेशा चेंज होगा। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना इसकी, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 1, ये आपका 2, 3, 4। अच्छा, अब इसमें जस्ट जो नंबर 1 है ना वो चेंज होगा। अगर एग्जाम्पल बेस्ड होगा तो वहां पे एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, अगर सिनेरियो बेस्ड होगा तो वहां पे सिनेरियो आ जाएगा, कोटेशन होगा तो हाँ। इस पे असल में गुलेज़ेरा एग्जाम्पल पे आएंगे तो आपको टू एंड फ्रॉम स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल मैं लिख के बताऊंगा, जो मैंने खुद डिजिटलाइजेशन वाले में किया था। ठीक है, उस पे आते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप टू एंड फ्रॉम स्ट्रक्चर से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आपने लिंक करना होता है उसको टॉपिक से। अब ये जो दो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये सेम ही रहेंगी सब टाइप्स में, ये वेरी करती मतलब वेरी नहीं करेंगी, जस्ट फर्स्ट को आपने चेंज करना होता है। अब टू एंड फ्रॉम का एक एग्जांपल कर लेते हैं, जो मैंने डिजिटलाइजेशन एंड इवन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में दोनों में यही थोड़ा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया था। अब मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरा इंट्रोडक्टरी रिमार्क भी था, एआई इज मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स, तो मैंने इसको चेंज किया था, डिजिटलाइजेशन इज मेकिंग रैपिड स्ट्राइड्स। एक लाइन मुझे याद थी बस। ये मेरी फर्स्ट लाइन थी 20 में, एक जनरल स्टेटमेंट, सिंगल सिंपल सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है, कोशिश करें अगर लिखते भी हैं तो सिंपल बनाएं, नहीं तो आप डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम ई हेल्थ, अब ये फ्रॉम ई हेल्थ वाला चक्कर फ्रॉम इनटू आ रहा है, तो ई एजुकेशन, फ्रॉम
e-education, e-health to e-education, from e-governance to e-commerce. अब AI पे आ जाएंगे डायरेक्टली. AI हो गया. ठीक है. फ्रॉम ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन is spreading its wings everywhere. I will try to write जितना मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है मैं ऐसा ही बनाना चाह रहा हूँ. ठीक है. फ्रॉम ई हेल्थ टू एजुकेशन, फ्रॉम ई कॉमर्स टू ई गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन इज स्प्रेडिंग इट्स विंग्स एवरीवेयर, इन एवरी डायरेक्शन किया था. हाँ, इन एवरी डायरेक्शन. अब मैं अच्छा, इसमें मैंने लिंक नहीं किया था क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट टॉपिक पे आ गया था. विल पाकिस्तान. अब एक सेंटेंस था मुझे याद आ रहा है, मैंने एक सेंटेंस और लिखा था इसमें ना. विल पाकिस्तान बी एबल टू, यहीं पे कोई बना देते हैं. अचीव सच मॉरल्स by digital process. How can Pakistan face robots? Will there be any room for using digital process while preserving core human values? हाँ. Or will AI remain a threat for the world, for Pakistan? Will digitalization backfire? Which digitalization, क्योंकि थ्रेट वाले को मैंने चेंज किया था ना. Which digitalization backfire for Pakistan? अब मैंने यहाँ पे दे दिया था कि वो वाला जो true Pakistan desperately needs to move towards digitalization but not before overcome. ठीक है. इस तरीके से अब ये टू एंड फ्रॉम ई हेल्थ टू ई एजुकेशन, इस तरीके से मैंने क्या किया है, जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं आर्टिफिशियल ये डिजिटाइजेशन की जरिए, मतलब ई हेल्थ आ गई आपके पास, ई एजुकेशन आई, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस. ऐसे ही एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, मुझे याद है फ्रॉम के चक्कर में ना, एक और इससे फ्रॉम समथिंग, एक मिनट में याद करूं क्या था. एक सेंटेंस मैंने और दिया था फ्रॉम एंड टू वाला ना. फ्रॉम ई एंड इसको कोशिश करना कि आप ना 2 या 3 तक ही रखना है. इससे 3 से ज़्यादा टू एंड फ्रॉम नहीं लेके जाना. जैसे यहाँ पे ना जस्ट 2 वर्ड्स का मैंने किया कॉम्बिनेशन, ई कॉमर्स एंड ई हेल्थ, ई एजुकेशन एंड ई कॉमर्स. तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक और सेंटेंस बना दे फ्रॉम एंड टू के चक्कर से. उसके आगे फिर हाँ, अच्छा ये कर सकते हैं हम. फ्रॉम ई वोटिंग टू, ये भी अभी आ सकता है, ई वोटिंग टू ई ट्रेडिंग.
digitalization everywhere in the world is spreading its wings, spreading its wings. हाँ, ये कर सकते हैं आप, इसको बस ये सिर्फ करें फ्रॉम यूटिलाइजेशन फ्रॉम ई, वोटिंग कर दें यहाँ पे। ये मैंने वोटिंग किया नहीं था क्योंकि मुझे उस वक्त ये कुछ और किया था, याद नहीं आ रहा अभी। ई वोटिंग तो ई ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये किसने मेरे से जी बताया। हाँ, अब ये भी कर सकते हो आप, मतलब 3 टू एंड फ्रॉम के स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली जो इसकी मेन थ्रेड है, डिजिटलाइजेशन इज स्प्रेडिंग इट्स विंग्स इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, अब ये आपका ना वो एक राउंड अबाउट टच आ गया टू एंड फ्रॉम स्ट्रक्चर से काफी डेवलपमेंट्स को। फिर आपने क्वेश्चंस दे दिए, उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ पे जो मेरी थीसिस थी वो मैंने आपको बताई हुई है, वहां पे मैंने थीसिस दे दी थी। ठीक है, थीसिस, उसके बाद आप मैंने दिया था प्लान ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें प्लान ऑफ डेवलपमेंट के फिर 2 तरीके हैं। एक आपका आता है सर नूर अहमद समो का। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे जस्ट वो क्या करते थे, जो मैन एडिटर्स थे ना, जैसे हमने बनाए थे इसमें डिजिटलाइजेशन एआई वाले में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड गिव एन काउंटर पर्सपेक्टिव। ठीक है, दिस ऐसे वुड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इस तरीके से, दिस ऐसे will first of all give a counter view of the topic. Afterwards, it will elaborate how artificial intelligence, उसमें यहाँ पे आएगा how digitalization, यहाँ मैंने जैसे why Pakistan, it elaborate how why Pakistan is not ready for digital revolution. प्लान ऑफ डेवलपमेंट में असल में आप थीसिस को, मतलब थीसिस क्या कह रहा हूँ, वो आप अपने आउटलाइन को गुलेजरा डिस्कस करते हैं। अब जो सर नूर अहमद समो का जो पैटर्न है, अब ये जो जैसे आउटलाइन है ना आपकी, आपका इन पे फोकस होगा, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 मेन हेडर्स, जो मेन सेंटेंसेस आप लिखते हैं, कि इसके जैसे इससे इसका प्लान ऑफ डेवलपमेंट ऐसे बनेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऐसे वुड एलिब्रेट या विल शेड लाइट ऑन द काउंटर पर्सपेक्टिव, then it will describe how AI is a threat to humanity. Afterwards, it would define, despite being a threat, why the world is moving towards AI. ठीक है, and in the end, it would give some remedial measures to mitigate the threat of AI. इस तरीके से बनेगा, सेंटेंसेस बनाते हैं इन जो मेन हेडर्स हैं इस तरीके से। ये आपका प्लान ऑफ डेवलपमेंट है सर। नूर का कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन मसला ये है कि मैम सलमा इसको रिकमेंड नहीं करती थी, इसीलिए मैंने फिर थीसिस में आप मेन एड्रेस नहीं देते, आप नीचे वाले ऑप्शंस देते हैं उसके जो हैं, मतलब अगर सॉल्यूशंस दे रहे हो तो सॉल्यूशंस में सिर्फ वो मेंशन करेंगे कि ये करके पाकिस्तान उसको ठीक कर सकता है। यहाँ पे बस वो एक शेड दे रहे हो कि पाकिस्तान इन द एंड इट वुड एलिब्रेट some remedial measures and give some remedial measures to mitigate the threat of AI, इस तरीके से। सर मुझे एक बात पूछनी है। जी जो आप कह रहे हो कि थीसिस स्टेटमेंट में हम जो मतलब जितने भी सॉल्यूशन देंगे, तो सर वो अगर मैंने 5 दिए तो वो 5 के 5 ही मैं थीसिस स्टेटमेंट में मेंशन करूंगी? नहीं नहीं नहीं, मेजरली आप 4 करें या 3 करें, ठीक है, जो आपके बहुत अच्छे हैं वही यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे आपके 6 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं लिखने, जस्ट आपने 3 या 4 देने हैं जस्ट। अच्छा सर, थीसिस स्टेटमेंट में जैसे इम्पैक्ट्स भी वो करते, सब एक साथ इम्पैक्ट्स हो गए, सॉल्यूशन हो गए और कॉजेज हो गए, नहीं नहीं, इन सब नहीं सब देने। में से? आपकी थीसिस लेंदी भी इसी वजह से हो रही थी कि आप इम्पैक्ट्स भी दे रहे थे, आप सॉल्यूशंस भी दे रहे थे। जी थीसिस सर, मुझे स्टेटमेंट में, बस यही कंफ्यूजन हो हाँ, रही है। स्टेटमेंट में आपने एक साइड पे फोकस करना है।
फर्स्ट सेंटेंस को आप जनरलाइज करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉवर्टी का बनाऊंगा, ऑल्दो देयर इज अ डायर, या पाकिस्तान हैज बीन इन विशियल साइकिल ऑफ पॉवर्टी, अब उसके रीजन नहीं दूंगा, ड्यू टू दिस 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 नहीं दूंगा, कामा देकर फिर आ जाऊंगा कि पाकिस्तान कैन कम आउट ऑफ द विशियल साइकिल बाय, फिर मैं मेजर्स दूंगा, एक साइड पे फोकस करूंगा जिसके मुझे मेजर्स ठीक से देने हैं फिर। ठीक है सर। अच्छा सर, ये सीक्वेंस जो आपने रखी है, जैसे आपका जो पहला पैराग्राफ है, ये खत्म हो रहा है, हम्म विल डिजिटलाइजेशन बैकफायर फॉर पाकिस्तान, तो ये हम्म। तीसरी स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन से शुरू करेंगे नहीं या नहीं, वहीं से फिर? क्वेश्चन मार्क दिए ना, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड होती है, आपने पैराग्राफ ब्रेक नहीं करना। एक ही ठीक है। पैराग्राफ होगा कंक्लूज वो इंट्रोडक्शन का, उसमें कहीं पे भी आपने पैराग्राफ नहीं ब्रेक करना। इवन ठीक अगर है बीच सर। में कोटेशन भी लिख रहे हो ना, तब भी नहीं करना। कोटेशन ओके सर। जब स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ आएगी तब ब्रेक होती है, और यहाँ तो इन द एंड ऑफ द टॉपिक पैराग्राफ बीच में आएगी, तो वो भी ऐसे ही आप सेंटेंस फॉर्म में इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेंगे। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये एक प्लेना, इसको एंड कर दूं, आफ्टरवर्ड्स इट विल एलाबोरेट व्हाई इज नॉट, व्हाई पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन। सर आई हैव अ क्वेश्चन, जी तौफीक अहमद पूछ लें सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा क्वेश्चन था थीसिस स्टेटमेंट के मुतालिक हम्म कि सर मैं जब स्टेटमेंट लिखता हूँ थीसिस स्टेटमेंट के, सपोज करें पाकिस्तान कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर हम्म बिकॉज इट इज एन एग्रेरियन बेस्ड कंट्री, इट विल हम्म। करेक्ट, ये सही है? यार थीसिस स्टेटमेंट आपका स्टांस क्लियर है, उस हिसाब से ठीक है। एक होती है थीसिस सर क्योंकि स्टेटमेंट मैं जस्ट वो, इसका रीजन भी दे रहा हूँ साथ में ना सर। हाँ ना, नहीं नहीं, थीसिस स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन एक ऑप्टिमिस्टिक थीसिस स्टेटमेंट होती है जिसमें आपके पास रूम होता है, इन द एंड आप सॉल्यूशंस देखकर एक अपना ऑप्टिमिस्टिक विजन देते हो, पॉजिटिव नोट देते हैं ना, वो मिसिंग है इसमें। मतलब एक साइड आप एक काम करें, एक साइड इसको माने कि हाइब्रिड वॉरफेयर इन करंट पोजीशन में पाकिस्तान उसको फेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये काम करेगा पाकिस्तान फिर तैयार हो जाएगा कि हाइब्रिड वॉरफेयर या किसी भी वॉरफेयर को फेस कर सकता है। तो फिर वो आपने फोकस चेंज कर दिया सॉल्यूशंस की तरफ, एक आप ऑप्टिमिस्टिक विजन दे देते हैं अपनी थीसिस में ही कि एनीथिंग कैन पाकिस्तान, पाकिस्तान कैन डू एनीथिंग, वो गलत नहीं है। सर मतलब कि लेकिन वो हाँ जी वो मसला एक आता है कि वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। थीसिस ठीक है, आपका स्टांस क्लियर है कि पाकिस्तान नहीं बना सकता, फिर आपके मेजर रीडर्स उसी में आएंगे कि पाकिस्तान इसी वजह से नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आपको सर थीसिस जो आपकी आउटलाइन होगी उसमें आपने सॉल्यूशंस भी देने हैं, तो उसकी तरफ मूव भी तो करना है ना हमें। जी सर बिल्कुल। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग थीसिस तभी होती है कि एक में आप इसीलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाता हूँ कि उसमें आपने एक में ये एडमिट करना है कि पाकिस्तान करंटली ड्यू टू बीइंग एग्रेरियन कंट्री ये मसला हल नहीं कर सकता या इसको फेस नहीं कर सकता, फिर आपने सेकंड में उसके हल बताने हैं खुद। वो नहीं है कि आपने बस लिख लिया कि इसका ये फॉर एग्जांपल येस और नो वाला चक्कर नहीं है कि पाकिस्तान तैयार है नहीं है तैयार, फिर उसके मेजर्स आपने दे दिए तैयार नहीं है, आपने उसके सॉल्यूशंस भी देने के तैयार नहीं है, तो अब तैयार कैसे बने, ऐसे आपसे इसीलिए पूछा गया है। सर मतलब कि एक होप्स देने चाहिए उसमें थीसिस स्टेटमेंट में। दें तो ज्यादा बेहतर है, मैंने दोनों मर्तबा दिया था, एक ऑप्टिमिस्टिक विजन दिया था कि पाकिस्तान मतलब ये हो सकता है, जैसे उसमें दिया था कि पाकिस्तान इज डेस्परेटली इन नीड टू मूव टुवर्ड डिजिटाइजेशन, हालांकि मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ टॉपिक के, लेकिन मतलब जानने चाहिए, मैं उसको नहीं मतलब मना कर रहा था, लेकिन उस वक्त तैयार नहीं था। कुछ स्टेप्स हैं वो लेके फिर जाए। ओके इसी सर, तरीके ओके से आई गॉट सर। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का मैंने ये बनाया था कि इज शोइंग अ ब्लीक पिक्चर इन द वर्ल्ड करंटली, बट बाय टेकिंग वो मेजर्स देकर मतलब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन एंड वी कैन अवॉइड थर्ड वर्ल्ड वॉर। जी सर बिल्कुल। ठीक है ना, उसमें ऑप्टिमिस्टिक विजन आता है, उसमें आप सेफ ओके साइड पे थैंक चले जाते हो फिर। यू। ठीक है। ओके थैंक आफ्टरवर्ड्स इट विल एलाबोरेट व्हाई इज नॉट, व्हाई पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर डिजिटल रिवॉल्यूशन। Besides, it will explain what will happen, what happens if Pakistan moves to digitization now. In the end,
will provide some measures to make Pakistan ready for digital revolution. ठीक है, अब ये आपका प्लान ऑफ डेवलपमेंट है इस पर सर नूर अहमद समो, और ये भी इक्वली करेक्ट है, लेकिन मैडम सलमा इसको रिकमेंड नहीं करती थी, तो इसीलिए मैंने इसको चेंज किया था। और मैंने जो फर्स्ट वाले को मुझे याद नहीं है कि मैंने डिजिटलाइजेशन वाले में कौन सा लिखा था प्लान ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन अब वाला मुझे याद है मैंने मैडम सलमा का पैटर्न फॉलो किया था। इसमें सिर्फ फर्क ये, सर नूर अहमद समो क्या करते हैं, जो ये मेन एडर्स हैं इनकी सेंटेंस फॉर्म में आखिर में बस 3-4 सेंटेंसेस में पूरी आउटलाइन का स्केच दे दिया, ठीक है। मैडम सलमा कहती थी इनको छोड़ के जो अंदर आपने ये दिए हैं ना, ये चीजें इन पे फोकस करें। मतलब ये जैसे थ्रेट्स है ना, तो मेरा पहला सेंटेंस होगा कि टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी, ऑटोमेशन ऑफ जॉब एंड एक्सेट्रा आर द थ्रेट्स दैट कैन कम ड्यू टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला सेंटेंस ये हो जाएगा। सेकंड ये हो जाएगा कि despite being a threat, AI is used because to gain a more power in the जो competitive arena, ठीक है, to get more profit in profit oriented businesses। इस तरीके से मेरा दूसरा सेंटेंस फिर इसके फैक्टर्स को बताएगा। फिर द थर्ड जो मेरा पैराग्राफ होगा वो ये बताएगा कि इसके मिटिगेट कह सकते हैं। अच्छा, मिटिगेट वाले में मसला होता है, मिटिगेशन वाला जो सेंटेंस होगा वो रिपीट करेगा वही सेम बातें जो साइमा बता रही थी कि आप उसमें दे रहे होते हो कंक्लूजन में, वो थीसिस स्टेटमेंट में। मैं क्या करता था कि इसमें जो 3 फैक्टर्स देता था वो 3 मतलब रिपीट नहीं करता था, अलग अलग देता था। फॉर एग्जांपल मेरे 6 सॉल्यूशंस हैं, तो 3 ऊपर दे दिए थीसिस स्टेटमेंट, 3 नीचे दे दिए बस। फिर यहाँ पे आखिर में मेजर्स देने का ये फायदा होता था कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो अच्छा एक स्मूथली अच्छे वे से एंड होता है। मेरे इंट्रोडक्शन आगे आएंगे, उसमें मैं आपको ये दिखा दूंगा कि प्लान ऑफ डेवलपमेंट मैडम सलमा का मैंने किस तरीके से लिखा है, ठीक है। ये बातें वैसे क्लियर हो गई, प्लान ऑफ डेवलपमेंट, थीसिस और स्टार्टिंग में टू एंड फ्रॉम वाला चक्कर किस तरीके से मैंने किया था। और इस बार जो मैंने किया था इंटरकल्चर कम्युनिकेशन में, तो मैंने वो किया था कि फ्रॉम सीरियन वॉर टू कश्मीर इशू, फ्रॉम पैलेस्टीन इशू टू फ्रॉम यमन क्राइसिस, every such acts या such issues have made the peace of world a fragile thing. A single blink can trigger a third world war. फिर मैंने क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आ गया था, तो आप यही यूज कर सकते हैं अपने इसी इंट्रोडक्शन के। ये क्लियर है आपको, तो आगे चलें। ठीक है दानिश, टू एंड फ्रॉम के बाद आपके पास आता है सेकंड नंबर जनरल टू स्पेसिफिक। अच्छा, जनरल टू स्पेसिफिक में ये एक ट्रेडिशनल वे में इसको कहूंगा कि आप प्रैक्टिस में ही ना लाएं। जुनैद अंसारी प्लान ऑफ डेवलपमेंट दोबारा फिर से रिपीट हो जाएगा। बाकी वो टू एंड फ्रॉम जो मेन बात थी वो तो क्लियर हो ना, टू द पॉइंट, जो टू एंड फ्रॉम वाला स्ट्रक्चर था वो क्लियर है ना, ठीक है। बस फिर ये प्लान ऑफ डेवलपमेंट में आगे जाते हैं। अब जनरल टू स्पेसिफिक में क्या होता है, फर्स्ट जो आपकी पॉइंट होगी, इसको कॉपी कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में आपने जो भी टॉपिक है उसको जनरल टू स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल अगर वॉर के इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान अगर पूछ रहा है, तो आपने जनरली लेके जाना था वॉर है क्या, वॉर को किस तरीके से हम क्या क्या मसले हैं, या दुनिया में कोई भी अगर वॉर चल रही है उसको भी लेके आ सकते हैं। फिर उसको डायमेंशंस को क्लोज करते आएंगे और पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में लेके आएंगे, ठीक है। मतलब जनरल टू स्पेसिफिक उस टॉपिक को लेके थीम बनाएंगे। ये आपका 4 से 5 सेंटेंसेस ले लेता है। इस पे क्योंकि मैंने इतना काम वैसे किया नहीं था जनरल टू स्पेसिफिक पे, तो एक मेरा थोड़ा बहुत इसको टच देता है जो मैंने एनर्जी क्राइसिस का लिखा था, वो मैं आपसे शेयर करूंगा।
तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। लिंक करने की अगर जरूरत है तो आपने लिंक करना है टॉपिक के साथ, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे ये आपके सेंटेंसेस, फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, उसके बाद थीसिस आएगी और फिर प्लान ऑफ डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इसके एग्जांपल आ जाते हैं, मैंने शायद अटैच किया हुआ है। हाँ, अब इसको देखें फॉर एग्जांपल। अब ये एनर्जी क्राइसिस का है, मैं एनर्जी से स्टार्ट कर रहा हूँ। एनर्जी इज कंसीडर्ड अ लाइफ लाइन ऑफ एनी इकोनॉमी। ठीक है, ऑफ एनी इकोनॉमी एंड द मोस्ट वाइटल इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। Energy plays a vital role in running machinery in factories and industrial units, for lighting our cities and powering our vehicles, etc. In Pakistan, there has been an enormous increase in the demand of energy as a result of industrial development and population growth. In comparison to enhancement in energy production, supply of energy is therefore far from actual demand. Resultantly, the economy badly suffers from energy crisis. It is not only hampering industrial proceedings, but also nurturing the plant of unemployment in the country. Despite huge indigenous potential and its geographical significance as a potential energy corridor between the Middle East and Central Asia, Pakistan's energy sector fails to secure its energy needs. अब यहाँ पे ये जो जनरल स्पेसिफिक सेंटेंस, मतलब एक पूरे सिनेरियो को मैंने डिफाइन किया है, एनर्जी क्राइसिस पे लेके आ गया। स्टार्ट एनर्जी से किया, उसके मसले बता दिए थोड़े बहुत, उसकी और इवन पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी टच कर दी। मतलब एक जनरल स्पेसिफिकली आपको पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर पे ले आया उसके क्राइसिस पे। फिर क्वेश्चंस, विल पाकिस्तान बी एबल टू सिक्योर इट्स एनर्जी नीड्स? इज देयर एनी वे टू अवॉइड डिजास्टर्स इंप्लीकेशंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस? हाउ कैन पाकिस्तान बेस्ट सिक्योर इट्स एनर्जी नीड्स वगैरह, इस तरीके से मैंने फिर इसको मूव ऑन किया था और मैंने अपनी थीसिस दी थी उसके बाद, थर्ड क्वेश्चन के बाद, और फिर मेरा प्लान ऑफ डेवलपमेंट आया था। जनरल स्पेसिफिक मोस्टली इस तरीके से होते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा इम्पैक्टिव नहीं है। इम्पैक्टिव आपके एक टू एंड फ्रॉम वाला हो सकता है, आपका एग्जांपल बेस्ड, शॉकिंग न्यूज वाला, क्वेश्चंस बेस्ड वाला, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्लियर है? ये आपको मिल जाएगा, आप सुकून से बैठ के पढ़ना, आपको टाइम भी मिलेगा। आपने 10 इंट्रोडक्शंस लिखने हैं, जिन 10 टॉपिक्स की आपने आउटलाइन बनाई है, अब उन 10 की आपने इंट्रोडक्शंस लिखने हैं। और जितना टाइम चाहिए, अगर 3 दिन 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन दूंगा, क्योंकि एक दिन पे 2 तो आप आराम से अच्छे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। तो फिर उसके बाद हम ये क्लास रखेंगे जिसमें हम फिर आगे चलेंगे। ये क्लियर है? तो फिर हम कोटेशनल पे चलें। या अगर इसमें जनरल स्पेसिफिक में क्वेश्चन है तो फिर मैं वो आपको, सर क्वेश्चंस जनरेट किस सेंस में होने चाहिए, जो रिलेवेंट शो हो, क्वेश्चन का मेथड है। अच्छा तानिश, स्केप गोट के अगर करना है, आपने बचना है, उसके लिए एक आप काज का निकाल दें, एक सॉल्यूशन, एक इम्पैक्ट का, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होते हैं। मैं क्या करता था, अब आगे आएंगे भी तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि किस तरीके से सवाल मैं निकाल रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में मैं कोशिश करता था जो मैंने ऊपर थीम बनाया है उसको रिलेट करूं अपने थीसिस स्टेटमेंट के साथ थ्रू क्वेश्चंस। ये मेरा इंट्रोडक्शन काफी पुराना लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये इसमें जस्ट मैंने एक काज से निकाला है, एक इम्पैक्ट से निकाला है, एक सॉल्यूशन से निकाला है इसमें एनर्जी क्राइसिस वाले में। आगे आपको जैसे पावर्टी वाला है मेरा, वो भी आपको शेयर होगा, तो वो उसमें भी देख लें, उसमें इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस काफी डिफरेंट निकाले हैं मैंने। बस एक वे, मतलब वो कोहेरेंस का जो फ्लो है वो टूटना नहीं चाहिए, बस इंट्रोडक्शन में एक स्मूथनेस होती है, वो फॉलो हो तो बेहतर है। ठीक है, नहीं तो अगर क्वेश्चन समझ नहीं आए तो एक कॉज से निकालने, एक इम्पैक्ट, एक सॉल्यूशन, जो मेन एडर से उनमें से क्वेश्चन, उनको क्वेश्चंस बना दे बस। विल पाकिस्तान बी एबल टू सिक्योर इट्स नीड्स, फॉर एग्जांपल, ये सॉल्यूशंस का ये ना। अच्छा, अब कोटेशन में क्या आता है, पहले नंबर पे आपकी आ जाएगी सेम कोटेशन। कोट कोई भी, अब कोटेशन जो होती है ना आपकी, इट शुड बी यूनिक एंड एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट वर्ड्स करेंगे ना ज्यादा बेहतर है, इन्वर्टेड कॉमा में, और उसको आगे ऊपर लिख के इन्वर्टेड कॉमा में फिर एक लाइन छोड़ के आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो। ठीक है, इवन आप पैराग्राफ के साथ साथ भी लिख सकते हो, लेकिन ये यूनिक हो और इवन मोस्ट रिलेवेंट भी हो टॉपिक से, रिलेवेंट टू द टॉपिक।
ठीक है, उसके बाद तो सेम आपका सेम ही सीक्वेंस फॉलो होता है, लेकिन एक ही चीज याद रखें, क्योंकि कोटेशन को लिंक करना बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे लिंक बनाना बहुत जरूरी है। तो फिर इंट्रो में जो डिस्कस, वो इसको कहते हैं इफेक्ट बेस्ड मोस्टली। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर जो ये काफी टीचर्स करवाते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है तो ये भूल जाएं कि आप आउटलाइन देंगे। आउटलाइन जस्ट आपने प्लान ऑफ डेवलपमेंट में 3 सेंटेंसेस आएंगे, एक में आपने मेन एडर कॉजेज का दे दिया, उसका सेंटेंस बना दिया, एक आपने इम्पैक्ट का बना दिया, एक सेंटेंस सॉल्यूशन का बना, लास्ट वाले 3 सेंटेंसेस। ठीक है, बाकी पूरी आउटलाइन आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि ये उतना इम्पैक्टिव इंट्रोडक्शन नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल कोटेशन पे एक मैं आपको कोटेशन बनाता हूँ वाटर क्राइसिस की, जो मैंने तब लिखी थी। मैंने स्टार्ट किया था वाटर वाटर एवरीवेयर, हाँ सम पार्ट ऑफ कह सकते हैं ना, जैसे हम कर रहे हैं ना, जो आपका वो है क्या कहते हैं प्लान ऑफ डेवलपमेंट, उसमें आप आउटलाइन ही तो डिस्कस करते हैं, और जो बाकी होती है ना जैसे इम्पैक्ट वाली, इम्पैक्ट बेस में आपने जस्ट आउटलाइन से इम्पैक्ट्स लेके उनको सेंटेंसेस फॉर्म में लिखना होता है, वो है लेकिन इम्पैक्टिव नहीं है इतना, मतलब उसका इतना असर नहीं होता है। इसीलिए मैं नहीं लिखता इसको, मैं अवॉइड भी करता हूँ, क्योंकि इतना वो अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं होता है। जस्ट आउटलाइन लिख लें, फिर आउटलाइन क्यों लिखी अगर इंट्रोडक्शन को वही आउटलाइन आपने इंट्रोडक्शन में भी लिखनी है तो। लिख सकते हैं, गलत नहीं है, इवन पास भी होते होंगे लड़के, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओके। अब इसमें मैंने कोटेशन लिखी थी वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द फोर थिंग्स। इसको आप 2 लाइनें खा भी सकते हो वैसे। अच्छा, इसको ये कर देना बस, सही है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है, अब ये कोटेशन थी, इसको कोट किया था मैंने, सैमुअल पी हंटिंगटन की थी ये। सैमुअल टेलर टेलर हंटिंगटन नहीं, टेलर की थी ये, राइम ऑफ द एंशिएंट मैन, उसका एक पोएम है। ठीक है, ये उसकी पोएम का नाम था, उससे ये लाइन ली गई थी। हाँ हाँ, सहमा, लड़कियां भी बात होती हैं। सही है, लड़कियां ज्यादा हो रही हैं आजकल। ठीक है, आपने फिर ये कोटेशन लिख दी ऊपर फॉर एग्जांपल ऐसे अलग करके ना, फिर आपने जो इसको लिंक करना होता है टॉपिक के साथ, तो मैंने इसको फॉर एग्जांपल इस तरीके से कर सकते हैं, इज द कोट सिग्निफाइज, या इज सैमुअल टेलर सेज, इस तरीके से ना। वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, अब मैं उसको ही डिफाइन कर रहा हूँ, एक किस्म से कोटेशन का मकसद, ओशियंस एंड सीज आर फुल ऑफ वाटर, 2/3 of the planet Earth is covered with water.
but the problem is that what is that water, this water and the water, क्योंकि specific करना है, the water can is indrinkable. फिर आ जाऊंगा अब ये इनड्रिंकेबल अनड्रिंकेबल, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे भी आ सकता हूँ, इवन इसको मजीद खींच भी सकता हूँ कि ओनली 1% ऑफ द वाटर इज ड्रिंकेबल इन ऑन द अर्थ प्लेनेट, ठीक है। कोटेशंस जुनेद आपको मिल जाएंगी वैसे, लेकिन अगर टॉपिक के लिए निकालनी है तो वो आपने मतलब ढूंढनी पड़ेगी। टॉपिक बेस नहीं हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी पे आपने निकालनी पड़ेगी अच्छी कोटेशंस, ठीक है। इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं कि इसको वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान है असल में टॉपिक ना, तो अब ये मुझे पाकिस्तान के टाइम फ्रेम में लेके आना है। Thus, the world in general and Pakistan in particular is facing a dire shortage of fresh water whales। अब यहाँ पे जो भी फ्रेश वाटर के आपके रिसोर्सेज हैं उनको मेंशन करते हैं, लेक्स एंड रिवर्स और रनिंग ड्राई। people animals and plants have little water to drink life is getting unsustainable। ठीक है, अब यहाँ से आप देंगे will Pakistan, for example आप सेंटेंस दे रहे हैं will Pakistan be able to save water for future generations। या फिर इसको आप ड्रामेटिक बने और people will be dying out of thirst। ठीक है, इस तरीके से आप और इसके सॉल्यूशन से भी बना सकते हो कि हाउ कैन पाकिस्तान make itself water secure country, how can Pakistan make itself water secure, या सिक्योर सेव वाटर, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। फिर आपकी आ जाएगी, यहीं से स्टार्ट होगी क्वेश्चन से थीसिस, और फिर आपका आएगा प्लान ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्लियर है। कोटेशन को डिफाइन करना और लिंक करना बहुत जरूरी होता है, अगर नहीं करेंगे तो फिर एक किस्म से वेग होगा। अगर जस्ट वो ऊपर लिखी हो फिर आप सिंपली लिख रहे हो कि वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स, इसको हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह, तो ये एक वेग हो जाएगी, क्योंकि कोटेशन जो आपने दी है उसको लिंक करना बहुत जरूरी होता है।
Sir, what should be an introduction, either hope or way forward in last sentence? Hope या वे फॉरवर्ड देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी बना होता है ना, उस पे काम किया होता है आपने, वो देना होता है। अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे चलें एनेक्डोटल पे। वाटर क्राइसिस की थीसिस बनाए, ठीक है बना देते हैं। वाटर क्राइसिस की थीसिस मैंने बनाई थी, ऑल्दो वाटर Pakistan is currently facing dire shortage of water. It can save water for its future generations. ऐसे भी बना सकते हैं by constructing board dams. Modernizing agriculture sector. And initiating awareness drive. और मैंने ये 3 उसको मेजर्स भी दे दिए हैं, ठीक है। ये मेरी थीसिस बनेगी इसमें। क्लियर है? थीसिस इस तरीके से आप बना सकते हैं इसकी। कोशिश करें इंट्रोडक्शन आज पूरा कर लें हम। अच्छा, इसमें कॉजेस की क्यों नहीं करनी, उसकी वजह है, मैं फोकस इसका सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक इशू है वाटर क्राइसिस, उसको मुझे सॉल्व करना है, मेरा मकसद ये है। लेकिन कॉजेस मैं दूंगा थीसिस में कि व्हाई देयर इज अ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, उसमें 4-5 हेडर भी दूंगा, 5 पैराग्राफ भी लिखूंगा कि उसे कॉजेस देने, लेकिन मैं थीसिस में नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरा स्टांस है कि वाटर क्राइसिस है, मानता हूं, उसको मैं इस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं, ये मेरा स्टांस है। हाँ, सायमा ठीक बोल रही है, मेरा फोकस सॉल्यूशंस पे, तो मैं सॉल्यूशंस का पैराग्राफ एक सबसे ज्यादा लिखूंगा। अगर 5 मैंने काजेस दिए, 5 इंपैक्ट, तो 6 सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो 5 भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस वुड बी इफेक्टिव, मेरे अच्छे सॉल्यूशंस होंगे। मतलब जिस तरफ मेरा फोकस है, मैं पॉइंट में वही मेंशन करूंगी। हाँ सायमा, ये बेहतर है, आप उसके पॉइंट्स देंगे, ठीक है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा पॉइंट सेकंड सेंटेंस के दें जो आपका सॉल्यूशंस की तरफ ही हो, उसमें एक ऑटोमेटिकली आपका एक पॉजिटिव नोट पे भी एंड होगा, और पॉजिटिव एक ऑप्टिमिस्टिक विजन भी शो होगा उसको, और सेफ साइड में भी आप चले जाते हो। Pakistan cannot survive without water because it is an agrarian based country, so we should take some measures to save water, for नहीं, some measures to steps to save water, for नहीं आएगा, पीपल्स की गलती हो जाएगी, स्टेप्स टू सेव वाटर, हाँ ये भी ठीक है। मेजर सम स्टेप्स, अब मैं सम स्टेप्स को ना बेहतर कहूंगा कि मेंशन करें कौन से स्टेप्स। ये बाकी थी स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन इट इज क्वाइट जनरल, इसको स्टेप्स दें ताकि वो सॉल्यूशंस दें, ताकि ये स्पेसिफिक बन जाए और थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। हाँ, पहला में आप कॉजेस पे बात कर दें या इम्पैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, और दूसरे में आप सॉल्यूशंस दे दें। हाँ लाजमी बात है। तौफीक, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो थीसिस स्टेटमेंट बनाई है बाकी प्योरली ठीक है,
और इवन ये ओवरऑल भी ठीक है, लेकिन मैं इसको ज्यादा स्पेसिफिक बनाऊंगा कि जो आपने जहाँ पे लिखा है ना शुड टेक, वी तो आप अवॉइड करें बेस्ट कंट्री, सो इट शुड टेक सम मेजर्स, सम स्टेप्स जो आपने लिखा है ना, सम को हटा के इट शुड स्टार्ट, या फिर स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, मॉडर्नाइज इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर, इनिशिएट अवेयरनेस ड्राइव। इस तरीके से आप वो जो सॉल्यूशंस हैं, जो स्टेप्स हैं, वो मेंशन करें यहाँ पे थीसिस में, मैं वो कह रहा हूँ। तो फॉर सपोज प्राइमरी हेडिंग्स कॉज की बनी ही नहीं रही, और फिर सेकेंडरी हेडिंग्स पे एम्फसाइज गलत नहीं होगा क्योंकि टॉपिक में कॉजेज पूछे ही नहीं गए। हाँ, कॉजेज नहीं पूछे गए तो आप ये सिंपली उसको ये बताएंगे ना, उसको एडमिट करें देयर इज अ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, बस। अच्छा, उसने आपको जनरल दिया है टॉपिक वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ना उसने इसको कॉजेज पूछा है ना उसके सॉल्यूशंस दिए हैं, जनरल टॉपिक है। इसको आपने 3 और में एक ऐसे लिख के देना है, तो आपने उसको थोड़ा अपनी तरफ, जो आपको जिस तरीके से आपने उसको मोल्ड करना है वो थीसिस देनी है। तो इसमें आप एक साइड आप इसको सिंपली, क्योंकि जो ओपिनियनेटेड होते हैं उसमें कॉजेज इंपैक्ट सॉल्यूशन निकलते हैं, तो आपने तीनों साइड्स देनी है, 360 घुमाना है, ठीक है, मोनोटोनस ऐसे नहीं लिखना है। तो कॉजेज देंगे जरूर, हम पैराग्राफ सब लिखेंगे कॉजेज के, लेकिन मैं उसको फोकस सॉल्यूशंस पे लेके जाऊंगा, थीसिस स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव हो जाएगी उस हिसाब से। अच्छा, अगर मेरे पास ये सवाल है, फॉर एग्जांपल, ये अच्छा सवाल था, इससे ये सवाल निकलता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे आता है कि वाटर क्राइसिस या कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान या कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस, एक सवाल पूछ ले, पैक्स पूछ ले। क्या सवाल किया है आपने? सर टॉपिक वाटर क्राइसिस नेशन यूनिटी, इसको कैसे करते हैं? हाँ, ये एंड वाला ये करते हैं अभी, 1 मिनट, अभी ये कर लें। वाटर इम्पैक्ट्स या फिर कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस, अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा है इसको आप कैसे करेंगे? इसमें और इसमें फर्क है ना, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान या कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, दिन रात का फर्क है। आप एक ही तो आउटलाइन थीसिस स्टेटमेंट नहीं बना सकते ना। ये होमवर्क दूं, कर लेंगे आप लोग, या फिर मुझे ही करना पड़ेगा? इनमें फर्क है बहुत। आप तो कर लेंगे मुझे पता है, बाकियों से पूछ रहा हूँ, अगर कर लेंगे तो हाँ, आप तो कर लेंगे मुझे पता है, बाकियों का पूछ रहा हूँ, कर लेंगे। अगर इवन नहीं हुआ ना, तो इस सेकंड असाइनमेंट, मतलब जो सेकंड लेक्चर होगा ना, इंट्रोडक्शन काफी लंबा है, अभी 11 टाइप्स करने हैं, और तो फिर आप करें, हाँ कोशिश करें, आई वुड रिकमेंड कि कोशिश करें। इन दोनों की आपने आउटलाइन बनानी है, जस्ट मेन एरर्स निकालना है, और मुझे डिफरेंस बताएं इसमें डिफरेंसेस कौन से आएंगे। रिकंस्ट्रक्शन का ये सवाल है, ठीक है, ट्राई करें, गलती होती है कोई मसला नहीं, हम करेंगे फिर। अब फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस का जो आपने पूछा है, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, ये उस दिन पूछा भी था कि अगर कोई असाइनमेंट में टॉपिक नहीं आ रहा तो पूछ लें, उस वक्त नहीं पूछा, ठीक है। इसका मेरा जो फर्स्ट हेडर होगा वो इंट्रोडक्टरी रिमार्क होगा, फिर आपकी उसमें थीसिस आ जाएगी, फिर आपका मेरा जो सेकंड हेडर होगा। अच्छा, अब इसमें 2 की हेडर्स हैं, आप ये नहीं कहेंगे व्हाट इज वाटर क्राइसिस या व्हाट इज नेशनल यूनिटी, ठीक है। आप डेफिनेशन पैराग्राफ यहाँ तो दे ही नहीं, अगर देना भी है तो लिंक डिफाइन करें कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, ठीक है। डेफिनेशन पैराग्राफ नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि 2 कीवर्ड्स हैं यहाँ, तो फिर दोनों कीवर्ड्स का अलग अलग डेफिनेशन पैराग्राफ दें। तो आई वुड रिकमेंड ऐसे टॉपिक्स में डेफिनेशन दे ही नहीं, ये अंडरस्टूड है, वाटर क्राइसिस हर किसी को पता है, नेशनल यूनिटी हर किसी को पता है, आप लिंक दे दें, क्योंकि इसने लिंक के जरिए पूछा है। अब यहाँ पे मेरा जो मेन हेडर होगा फर्स्ट, हाउ इज वाटर क्राइसिस crisis triggering national disintegration। इसके मेरे
क्योंकि अब ये जो टॉपिक है, दो चीजों का कनेक्शन है, दोनों चीजों को मुझे हर हेडर में लेके चलना है। अगर नहीं लेके चलूंगा तो मसला होगा। मैं ये भी नहीं सकता व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस, ये भी गलत हेडर हो जाएगा। सवाल है करंट सिचुएशन ऑफ वाटर क्राइसिस कर सकते हैं? हु इज दैट? मोहम्मद आप करंट सिचुएशन ऑफ वाटर क्राइसिस हाँ दे सकते हो, इन सेंस दे सकते हो, क्योंकि उसको जरूरी नहीं है कि आप लिंक करें, लेकिन मैं वो भी नहीं दूंगा। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं भी वो भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसने करंट सिचुएशन मांगी नहीं है तो क्यों दूं उसको, और वो डिस्कोर्स में नहीं आती है। ठीक है, अब मुझे लाजमी बात है जो मेन सेकेंड हेडर निकालना है वो काजेज का ही निकलेगा कि वाटर क्राइसिस कैसे आ रहा है आपके पास, क्योंकि वो उसी से ही निकलेगा ना। लेकिन उसमें मुझे कीवर्ड्स यूज करने आएंगे, कॉजेज ही आएंगे। ठीक है, कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस which are denting national unity। ठीक है, खामखा इसको मुझे लेके आना है इसमें कीवर्ड्स को, ताकि उसको ये ना लगे कि आई एम गोइंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, ये मैंने असल में इसमें अगर आप जो सब हेडर्स देखेंगे वो सिंपली वही आएंगे जो आप पहले दे रहे थे, कॉजेज ही देखेंगे। लेकिन अगर जस्ट कॉजेज लिख लेंगे तो वो एक किस्म से उसको लगेगा कि जस्ट मैं एक कीवर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। वो नहीं करना आपने। अब आप सॉल्यूशंस दे देंगे। हाउ कैन पाकिस्तान root out water crisis and preserve national integration। ये मेरा फिफ्थ कंक्लूजन। causes of water crisis and impacts on national unity। मतलब causes अलग देंगे, impacts on national unity ये हेडर एक ही बनाना है उसमें, क्योंकि impacts ये थोड़ा वेग हो रहा है, मतलब कंफ्यूजिंग हो रहा है कि आप किस साइड फोकस करें, या कॉजेज देंगे या फिर आप इम्पैक्ट्स ऑफ नेशनल यूनिटी देंगे। ये जो आप कहना चाहते हो ना वो ये मकसद निकल रहा है इससे, कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस व्हिच आर डेंटिंग नेशनल यूनिटी, मकसद वही निकल रहा है। लेकिन ये थोड़ा क्लियर है सेंटेंस, जो पढ़ेगा उसको समझ भी आएगा कि मैं क्या इसमें हेडर्स देने वाला हूँ। दूंगा मैं इसमें वाटर क्राइसिस के सिंपली कॉजेज ही नीचे, लेकिन मैंने मेन हेडर में खामखा दोनों की इसको यूज करना है। जी तौफीक, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर जी। जी जी सर ये वाटर क्राइसिस का मतलब ये था कि वाटर क्राइसिस क्यों है उसके काजेस बयान करें आप। जो वाटर क्राइसिस इज अ नेशनल थ्रेट टू नेशनल यूनिटी, मतलब कि उसके इम्पैक्ट्स क्या है जिसकी वजह से नेशनल यूनिटी को थ्रेट हो रही है वाटर क्राइसिस की वजह से। सबसे पहले हम वो काजेस यही है बयान ना। कर सकते हैं, उसके बाद अगर इम्पैक्ट्स बयान कर दें। नंबर टू जो हेडर है उसमें आप इम्पैक्ट्स ही लिखेंगे, मतलब वही डेमोन्स्ट्रेशन। जी सर, मैं सर जी जी सर मैंने वैसे सिंपल आपको मतलब लाइन में समझाने के लिए कहा कि आप मतलब इस पे थोड़ा ब्रीफ कर दें। नंबर 2 और 3 हेडर्स को डिफाइन करूं? नहीं सर, वो मैंने आपको वैसे कहा कि इस तरह हम लिख सकते हैं, मतलब पहले वाटर क्राइसिस लिखेंगे, उससे क्राइसिस जितने भी आते हैं, उसके बाद इम्पैक्ट्स लिखेंगे जो जो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं नेशनल यूनिटी पे। दोनों को अलग अलग करके बोल रहे हैं आप? हाँ जी सर जी, बिल्कुल अलग अलग नहीं करना, क्योंकि इसने खुद टॉपिक में दो चीजों को लिंक करने के लिए कहा है, एक वाटर क्राइसिस, दूसरा नेशनल यूनिटी। ठीक है, मतलब मैं सर सिर्फ प्लीज थोड़ा कॉजेज सा। ऑफ वाटर क्राइसिस अगर लिखूंगा तो वो थोड़ा ये लगेगा कि आई एम फोकसिंग ऑन जस्ट वाटर क्राइसिस, और दूसरे में अगर मैं लिखूं इम्पैक्ट्स ऑफ ऑन नेशनल यूनिटी
तो अब अगर देखें ना, यहाँ पे जो मैंने नंबर 2 हेडर लिखा है, हाउ इज वाटर क्राइसिस ट्रिगरिंग नेशनल डिसइंटीग्रेशन, इसमें मैं इम्पैक्ट ही लिखूंगा जो वाटर क्राइसिस के एक्चुअली जो हमारी नेशनल डिसइंटीग्रेशन को में एक वो उसको क्या कहते हैं ट्रिगर कर रहे हैं, इम्पैक्ट्स ही आएंगे एक किस्म के वाटर क्राइसिस के, और नीचे कॉजेज आएंगे वाटर क्राइसिस के। बिल्कुल बस उसको मैंने एक वर्डिंग सिर्फ डिफरेंट कर दी कि वो चार डेंटिंग नेशनल यूनिटी। बिल्कुल सर, ठीक है बिल्कुल इरफान? राइट सर। ठीक है इरफान, आपने कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू। इरफान जी जी पूछ लें, फिर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। फिर आपने लिखा है कि अच्छा सर, सर 1 क्वेश्चन है मेरा, क्या थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन मेंशन करने लाजमी है, क्या इससे ऐसे पे फर्क पड़ सकता है? मैंने पहले भी बताया कि इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क है और थीसिस स्टेटमेंट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑप्शनल है। आउटलाइन में उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि आप लिखें, लेकिन अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये कहना स्टार्ट किया इस साल से कि आपने थीसिस स्टेटमेंट बाहर लिखनी है आउटलाइन में। वो मतलब चाहते हैं कि आपको वो आउटलाइन पे ही डिसाइड करने के पास करना है या फेल करना है। थीसिस बाहर लिखने का एक बड़ा फायदा होता है कि आप अपनी डायमेंशन में लेके जा सकते हो टॉपिक को। थीसिस पे थोड़ा अच्छा काम करें, अगर अच्छी बन सकती है तो आप बाहर दें, क्यों नहीं देते फिर? लेकिन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। काफी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने नहीं दिए और वो पास हैं अभी सीएसएस में और इवन ओवरऑल ऐसे सीएसएस में, मतलब ऑप्शनल है। सर थीसिस स्टेटमेंट एंड फैक्ट्स फिगर को ब्लैक पेन से लिखना सही है? ये भी आपके ऊपर है, ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एक ही पेन यूज करें, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता था कि ब्लैक पेन यूज सिर्फ आउटलाइन के लिए करता था। मैं एड्रेस में आपको अपना एक ऐसे भेजूंगा भी तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिर अंदर जब मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ उसमें नहीं लिखता था। हाँ आउटलाइन में तो आप सर आपने और हाँ मैंने दोनों मर्तबा लिखा था आउटलाइन में थीसिस साइमा, क्योंकि मेरी थीसिस स्टेटमेंट हमेशा स्ट्रांग रही है, तो मैंने कभी ये नहीं समझा कि मेरी वीक है मैं अवॉइड करूं लिखना। मैं पहले थीसिस स्टेटमेंट बनाता था टॉपिक की, जो भी मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस हिसाब से फिर मैं अपनी आउटलाइन बनाता था, रिकंस्ट्रक्ट उस हिसाब से करता था। जैसे आपको बताया था मैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में मुझे थीसिस स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ी थी फिर रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद। सर आपने जो ऐसे लिखे हैं काइंडली भेज दें, एक्सपीरियंस हो जाएगा हमें। तौफीक मैं ये असल में सब तो नहीं भेज सकता। आई वुड डेफिनेटली शेयर 1 or 2 विथ यू ऑल। बिकॉज मैं मछली पका के खिलाने वालों में से नहीं हूँ, मैं शिकार कराना सिखाता हूँ। हाँ पैटर्न के लिए तो मैं 1-2 भेजूंगा ना आपको, वो तो मैंने पहले ही कह दिया है। पैटर्न के लिए आपको मैं 1-2 भेजूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। सर आपने जो ऐसे लिखे हैं काइंडली भी नहीं, ये तो हो गया था, कुछ मिस हुआ था अभी। अच्छा सिस्टम एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स ब्लैक पेन से ये भी हो गया था क्लियर। अभी किसी ने स्टेटमेंट लिखी है वो देख लेते हैं। Although critics believe that water crisis unites the nation, the recent acute water crisis in Pakistan witnesses a national disintegration due to interprovincial conflicts, demographic changes and environmental impacts। आगे भी तो लिखें, सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया आपने। ड्यू टू, हाँ ठीक है ऊपर लिख दिया है नेशनल डिसिंग, ओके ओके मैं जल्दी ही पढ़ गया। डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी थी सिस्टम एंड इसको मैं कहता हूँ इंट्रो, एक जो स्ट्रॉन्ग थीसिस होती है ना ये कहते हैं हम इसको। ठीक है आपने जब ऊपर थीसिस में क्रिटिक्स लिख दिया है तो यू अब आपके लिए मैंडेटरी है कि आपने इस पे काउंटर पर्सपेक्टिव लिखना है जिसमें ये बताना है कि जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि वाटर क्राइसिस यूनाइट करते हैं और इस पे आपके पास इम्पैक्ट नहीं होंगे। कौन कहता है कि वाटर क्राइसिस यूनाइट करता है नेशन को? अगर कहता है कोई तो बहुत अच्छा है आर्गुमेंट है ये। फिर मतलब आपका जो काउंटर पर्सपेक्टिव होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा अगर ये ऐसा आपके पास है कोई, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कोई ये बोले कि वाटर क्राइसिस यूनाइट्स द नेशन।
ठीक है। आगे चलें फिर, क्योंकि अभी हमने ये थर्ड शायद किया है, अभी 11 है टोटल, 1 बज जाएंगे लगता है आज। और आज मुझे इंट्रोडक्शन सारे कराने हैं, क्योंकि फिर पूरी असाइनमेंट उसी के बेसिस पे ही है ना। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। कॉजेज ये हो गया आपका। अब फोर्थ एनेक्डोटल बेस्ट है। एनेक्डोटल, अच्छा, जिनकी अगर कोई और क्लास है तो मैं उनको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, दे कैन लीव। ओके, क्योंकि फिर अगर क्लास डिवाइड की तो फिर असाइनमेंट आज नहीं दे पाऊंगा, मसला ये हो जाएगा। ठीक है, एनेक्डोटल में सबसे पहले आपने एनेक्डोट देनी है। एनेक्डोट को अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें कि इसको स्टोरी कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आएगी आपकी एनेक्डोट। अब एनेक्डोट, जैसे आपने किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की आपने बचपन से पढ़ी है, ऐसे फिक्शनल ले सकते हैं। कोई भी स्टोरी फिक्शनल भी हो सकती है, इवन ये फेक एंड रियल भी हो सकती है, रियल हो या फेक हो। ठीक है, स्टोरी कहें इसको। अपनी क्रिएटेड भी हो सकती है, आप खुद, जैसे मैंने क्रिएट की थी, वो आगे एग्जांपल आएगा उसमें है, पॉवर्टी वाले में। ठीक है, और फिक्शनल हो सकती है आपकी ये किंग ब्रूस एंड स्पाइडर वाला। ठीक है, स्टोरी को फिर आप लाजमी लिंक करेंगे एंड द सेम क्वेश्चन, थीसिस एंड प्लान ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल पे आ जाते हैं। इसका एग्जांपल ये लिखा था मैंने पॉवर्टी पे। पॉवर्टी इज रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। Poverty compels poor people to do unimaginable things. For instance, a few months back, अब यहाँ से story start हो रही है। Few months back, a mother was in the streets of Karachi selling her children. When she was asked the reason for doing so, she replied, "I am extremely poor and I have nothing to feed my hungry children." She further exclaimed, "Rather than dying with me due to poverty, it is better my children lead a comfortable life with their new parents." अब यहाँ पे मेरा ये स्टोरी एंड होती है। अब मैंने लिंक क्वेश्चंस के जरिए किया, वो देखें। हाउ कैन अ मदर हु होल्ड्स द चिल्ड्रन फॉर 9 months in her womb sells her own children? Is selling children a solution to poverty? Are there any other solutions to curb poverty? How can Pakistan alleviate poverty and save such children and parents? अब ये इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस के जरिए जस्ट पॉवर्टी के साथ उसको मैंने टॉपिक के साथ लिंक कर दिया। ये समझ आया आप लोगों को? ये मैंने एक कोई न्यूज़ सुनी थी, आई डोंट नो, मुझे एक ज़हन में आ गया था उस वक़्त, इस जब मैं मैम के पास ये ऐसे लिख के जाना था, तो फिर मैंने यही लिख दी थी यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में। इस तरीके से अब ये मैंने क्रिएटेड थॉट है, शायद मैंने कहीं न्यूज़ पे भी देखी हो, लेकिन मुझे उस वक़्त याद आई तो मैंने उसको एक वो बता दिया कि कोई मुझे बता रहा है जैसे, नैरेट कर दिया उसको। उस बेचारी की स्टोरी को मैंने यहाँ पे नैरेट कर दिया। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गए? इसके बाद थीसिस है डायरेक्ट मेरी। क्लियर है? तो हम आगे चलें फिर। शॉकिंग न्यूज़ पे। बाकियों को क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं फिर। इसके बाद ये देखें, ये एनेक्डोटल था, मैंने एक एनेक्डोट बनाई। अब जो फिफ्थ वन है वो शॉकिंग न्यूज़ से। इसमें नंबर 1 सिंपली आपकी शॉकिंग न्यूज़ आएगी कोई ना कोई, एंड शॉकिंग न्यूज़ कोशिश करें कि वो रियल ही हो। ठीक है, आप इवन फेक बना भी सकते हैं। फेक बनाने वक्त ये ख्याल रखना है कि ग्रामेटिकल इश्यूज ना करें और उसको ऐसे पेश करें कि वो रियल ही लगे। ठीक है, या मतलब उसको इस तरीके से जनरलाइज कर दें ताकि उसको मतलब चेकर ने कभी कहीं वो सुनी नहीं हो। ठीक है, उसको रियली लगे कि मतलब आपने कहीं से वो सुनी होगी, उसके बाद ही आपने उसको कोट किया यहाँ पे। अब जो मैंने ग्लोबल वार्मिंग का बनाया था वो एक शॉकिंग न्यूज़ से स्टार्ट किया था, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें,
Earthquakes and tsunamis are becoming more destructive day by day. अब यहाँ से मेरी स्टार्ट हो रही शॉकिंग न्यूज़. Recently, huge 7.5 magnitude earthquake caused by a tsunami in Indonesia. यहाँ पे was आएगा, was caused by a tsunami. ठीक है. People were enjoying a beach festival, unaware of deadly 20 feet tall wave heading towards them. The tsunami hit them hard, causing more than 800 casualties and massive destruction. अब यहाँ पे ये मेरी शॉकिंग न्यूज एंड हो गई. फिर मेरे क्वेश्चंस आते हैं. आर दीज tsunamis stoppable? Can we save humans from such destruction? Has the earth become beyond living? Is the global warming responsible for? अब यहाँ पे मैं ग्लोबल वार्मिंग पे आ गया. क्वेश्चंस के जरिए मैंने उसको लिंक कर दिया कि मैंने जो शॉकिंग न्यूज दिए वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए दिए. पहले मैंने ग्लोबल वार्मिंग की बात ही नहीं की है कहीं पे भी, क्वेश्चन में आगे की है. ठीक है. Has the earth become beyond? Is the global warming responsible for all this? Is it too late to prevent global warming? अब मेरी ये थीसिस स्टेटमेंट में such intensified tsunamis, hurricanes, droughts and heat waves, frequent floodings and sea level rise are enough to prove the reality of global warming. अब यहाँ पे Sadure Masamu का मैंने फैक्टर यूज किया है. Therefore, this essay will first of all elaborate why the global warming is considered a myth. Furthermore, it will explain its far-reaching implications and various factors responsible in triggering this menace. It will also illustrate what the world has done so far to save the planet Earth. Lastly, it will shed light on some doable remedies to overcome the global warming. ठीक है. अगर मैडम सलमा के हिसाब से आते तो मैं पहले ये लिखता, उसके कॉजेज दे देता कि मतलब ड्यू टू दिस रीजन द ग्लोबल वार्मिंग इज ऑन द राइज. ठीक है. फिर उसके इम्पैक्ट्स का एक सेंटेंस लिख देता कि इट्स इम्पैक्ट्स आर आल्सो फॉर रीचिंग सच एज, उसको दे दिए 4-5 इम्पैक्ट्स, और आखिरी में सेंटेंस फिर सॉल्यूशंस का दे देता जो मेरे सब हेडर्स होते. यहाँ पे मेन हेडर पे फोकस है, मैडम सलमा वाले पैटर्न पे वो उस पे फोकस ज्यादा होता है. उसका भी कोई ना कोई लिखा होगा, मैं वो भी आपको शेयर कर देता हूँ फिर बाद में. ठीक है. ये आपको क्लियर हो गया. शॉकिंग न्यूज से आप स्टार्ट करके फिर सेम ही सिनेरियो चलता है. जस्ट शुरू वाले 4 से 5 सेंटेंसेस की गेम है, उसको जितना इम्पैक्टिव बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे, उतना अच्छा है. ये क्लियर है? तो आगे चलें. क्वेश्चन है तो बता दें.